Hi student, how are you? This is Dr. Chavikar. I am from Krishna Institute of Education, गाजियाबाद। आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैम आप असेसमेंट फॉर लर्निंग जो हमारे बीएड का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उस पर भी आप हमें ऑनलाइन लेक्चर दीजिए। तो आज मैं आपको जो है उसी सब्जेक्ट का नाम क्या है आपका, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसके टॉपिक पे जो है आज आपको लेक्चर देने वाली हूँ। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं और इसकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है। देखिए आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड जो है पूरा एजुकेशन से रिलेटेड होता है, तो इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स की उपयोगिता किसमें देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी के मीनिंग से। देखिए हिंदी में इसे क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, सांख्यिकी, और इंग्लिश में इस वर्ड को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। देखिए आप ये मेरा लेक्चर बिल्कुल आराम से लास्ट तक देखिए, क्योंकि मेरा लेक्चर देखेंगे तो आपको सुनते सुनते ही सारा याद हो जाएगा और आप आराम से बिना बुक खोले एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी इसको समझने में, इसलिए आप अटेंशन से जो है मेरा लेक्चर सुनिए। तो अभी मैंने बताया सांख्यिकी और स्टैटिस्टिक्स, हिंदी में उसे सांख्यिकी बोलते हैं और इंग्लिश में उसे स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो सांख्यिकी का मीनिंग क्या है, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है सांख्यिकी, इट मीन्स संख्या से संबंधित। क्लियर हो गया, सांख्यिकी का क्या मीनिंग हुआ, संख्या से संबंधित। संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, हम चाहे कहीं तक भी ले जाए। तो जब संख्या से या आंकड़ों से संबंधित जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं हम सांख्यिकी। अब इंग्लिश में इसका मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होता है, जो स्टेट से रिलेट करता है, जो स्टेट से संबंधित है। क्लियर हो गया आपको, स्टैटिस्टिक्स इसका मतलब जो स्टेट से संबंधित है। चाणक्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो जो चाणक्य थे उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा था कि अगर एक राजा को बहुत अच्छे ढंग से अपने राज्य को चलाना है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे राज्य में कितनी तो पॉपुलेशन रहती है, उनकी साक्षरता क्या है, उनकी आमदनी क्या है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, और उनका जो है स्वास्थ्य कैसा है। जब तक उन्हें इस बारे में नहीं पता होगा तो राजा कोई भी योजना नहीं बना सकता है, क्योंकि अगर उसे पता है कि भाई हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य बहुत बेकार है और जो है एजुकेशन अच्छा है, तो वो अपने बजट का ज्यादा भाग किस पे खर्च करेगा, स्वास्थ्य के लिए करेगा, कि हॉस्पिटल बनवाएगा, वहां पे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट करेगा। तो इसीलिए किसी राजा को चलाने के लिए अपने राज्य को अच्छी तरह से पॉपुलेशन, वहाँ पे स्वास्थ्य का स्तर क्या है, वहाँ पे शिक्षा का स्तर क्या है, वहाँ की आमदनी क्या है, इन सब बातों के आंकड़े इकट्ठे करना जरूरी होता है। और ये बातें कैसे पता चलती है कि भाई 1000 लोग रहते हैं अगर किसी गांव में, तो 500 लोग तो हमेशा बीमार ही रहते हैं। तो पहले हमने आंकड़े करे, ठीक है। तो ये जो आंकड़े इकट्ठे करना हुआ, इसी को हमने क्या बोला, स्टैटिस्टिक्स बोला। तो इसे जो है राज्य का विज्ञान भी पहले जमाने में कहा जा सकता था। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल से करके बता दिए। तो इन्हीं एग्जाम्पल की मदद से हम देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का जो असली अर्थ है वो है आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका वर्गीकरण करना, फिर उनका विश्लेषण करना, और फिर ये निष्कर्ष निकालना उस विश्लेषण से कि हम दो प्राप्तांकों को, जो दो हमें आंकड़े हैं, उनके बेसिस पे हम भविष्य के लिए जो है कोई भी कदम उठा सके, या दो समूह के जो आंकड़े हैं उनको हम कंपैरिजन कर सके। तो इसको बोलते हैं सांख्यिकी। तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, सांख्यिकी का मीनिंग होता है कि हम आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें वर्गीकरण कर रहे हैं, फिर उनका विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण हम ये निष्कर्ष निकालने के लिए करते हैं जिससे कि हम दो समूह के जो आंकड़े हैं उनको कंपैरिजन कर सके, या एक समूह के आंकड़ों के बेसिस पे जो है हम आगे की प्लानिंग कर सके। तो ध्यान रखिए, इसमें बहुत सारे आंकड़े होने चाहिए, क्योंकि आंकड़ों का समूह होगा तभी तो हम उन्हें इकट्ठा करेंगे। एक आंकड़े से कभी भी सांख्यिकी नहीं कहलाती है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोड पे किसी दिन एक एक्सीडेंट होता है तो हमारे पास एक डाटा आ गया, आंकड़ा आ गया कि एक एक्सीडेंट हुआ है किसी भी दिन, लेकिन ये सांख्यिकी नहीं कहलाती है।
क्योंकि मैंने बोला है सांख्यिकी में आंकड़ों का समूह होना चाहिए, कुछ आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि एक महीने पे उसी सड़क पे जो है 500 एक्सीडेंट होते हैं, तो अब हमारे कितने आंकड़े हो गए, 500 आंकड़े इकट्ठे हो गए कि 500 बार जो है उसमें एक्सीडेंट हुआ। तो अब ये जो है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट कहलाएगी। सिर्फ एक आंकड़े से स्टैटिस्टिक्स नहीं होती है। तो अब आपको जो है स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप यही लिखेंगे सांख्यिकी का मीनिंग क्या है, संख्या से संबंधित स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, आपका स्टेट से संबंधित, फिर चाणक्य का एग्जाम्पल देते हुए आप बताएंगे, फिर जो मैंने मीनिंग बताया स्टैटिस्टिक्स का वो बताएंगे, फिर ये बताएंगे कि एक आंकड़े से स्टैटिस्टिक्स नहीं बनती है, आंकड़ों के समूह से बनती है। तो बहुत आराम से अब आप स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग लिख सकते हैं। अब मैं बताऊंगी अपनी नेक्स्ट स्लाइड से कि सांख्यिकी का शिक्षा के क्षेत्र में जो है क्या उपयोगिता होती है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ सांख्यिकी की उपयोगिता। आप ये सब देख लीजिए, आप इनका जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आप आराम से कर लें। तो सांख्यिकी उपयोगिता में सबसे पहले शैक्षिक नियोजन में उपयोग। देखिए शैक्षिक नियोजन क्या होता है कि एजुकेशन का प्रबंध करना, और ये तो आपको पता ही है हर राज्य का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने राज्य के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। और शिक्षा के कितने स्तर होते हैं आपको पता है, शिक्षा के 3 स्तर होते हैं, माध्यमिक स्तर, और सबसे पहले आपका आता है प्राथमिक स्तर, फिर माध्यमिक स्तर और फिर उच्च स्तर। तो पहले बार आपको इन सांख्यिकी की मदद से ये देखना पड़ता है कि हर स्तर पे हमारे कितने बच्चे हैं। और ये कैसे पता चलेगा, जब आप आंकड़े इकट्ठे करेंगे अपने राज्य के, कि आपको पता चलेगा प्राथमिक स्तर पे पढ़ने वाले हमारे पास कितने बच्चे हैं, और माध्यमिक स्तर पे पढ़ने वाले कितने हैं, और उच्च शिक्षा पे पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं। अब आपको इससे क्या फायदा होगा, इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि हमें कितने विद्यालयों की जरूरत पड़ेगी और उसमें पढ़ाने वाले कितने शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से अगर आपको शिक्षा का नियोजन करना है गवर्नमेंट को, तो उसे स्टैटिस्टिक्स की जो है जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक प्रशासन में उपयोग। ये तो हमने राज्य के उसमें बोला कि राज्य को कैसे जरूरत पड़ती है। अब शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, अगर कोई विद्यालय खुला हुआ है या कोई यूनिवर्सिटी खुली है, वो इसका प्रशासन कैसे करेगा। देखिए आप किसी भी विद्यालय में या किसी भी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो आपको ये देखना होता है कि भाई हमारे पास कितने बच्चों का एडमिशन हो सकता है। ये किस बेसिस पे निकालते हैं, आप सर्वे करते हैं अपने आसपास के एरिया का, तो आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे बीएड के इतने बच्चे हैं, यहाँ पे बीकॉम के इतने बच्चे हैं जो कि बीकॉम में एडमिशन लेंगे। तो इन आंकड़ों की मदद से आपको पता चलता है कि हमारे कॉलेज में जो है इस बार कितने एडमिशन होंगे, और उसी हिसाब से आप जो है अपने शिक्षकों का अपॉइंटमेंट करते हैं और अपने पूरे प्रशासन को जो है चलाते हैं। तो देखिए शैक्षिक प्रशासन में विद्यालय का जो मैनेजमेंट होता है उसको भी स्टैटिस्टिक्स से हेल्प मिलती है। अब नेक्स्ट है आपका विद्यालय प्रबंध में उपयोग। विद्यालय प्रबंध क्या होता है, आपके किसी भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आपने बच्चों का एडमिशन ले लिया, लेकिन क्या बिना पैसे के आप कोई भी कॉलेज चला सकते हैं, नहीं चला सकते। तो इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना होता है। आपने बजट तो हर किसी ने सुना होगा, तो बजट में क्या होता है, हम इकट्ठा करते हैं भाई इस मद से हमारे को जो है पैसे आएंगे और हम इस चीज में अपने पैसों को खर्च करेंगे। जैसे फीस से हमारे पैसे आते हैं या कोई डोनेशन करता है उससे पैसे आते हैं। फिर खर्चा कैसे करेंगे कि शिक्षकों को वेतन देना है, बच्चों के गेम्स के लिए करना है, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए करना है। तो हमारे को ये पता चलता है कि ये हमारे रेगुलर खर्चे हैं और इतनी हमारी इनकम है, तो हम अपने खर्चों को अपनी इनकम के हिसाब से जो है करते हैं। तो बजट कैसे बनता है, ये तभी बनता है जब आप स्टैटिस्टिक्स की मदद लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपका छात्रों के वर्गीकरण में उपयोग। देखिए छात्रों का वर्गीकरण आपको पता होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको सिखाया गया था। छात्रों क्या क्या होता है कि सारी जैसे आपके हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से हर बच्चा भी अपनी बुद्धि के हिसाब से बराबर नहीं होता। कुछ तो बहुत एवरेज बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज से ऊपर होते हैं और कुछ बहुत ही मेरिट वाले बच्चे होते हैं, जिसे आप बोलते हैं निम्न वर्गीय बच्चा, या फिर बुद्धि के हिसाब से मध्यम कैटेगरी का बच्चा, या फिर उच्च कैटेगरी का बच्चा। तो ये हम कैसे निकालते हैं, हम उनकी बुद्धि का परीक्षण करके बुद्धि उपलब्धि निकालते हैं।
उसके हिसाब से बच्चों को हम रैंक देते हैं। तो हमारे को फौरन वर्गीकरण हो जाता है, जो उस रैंक में सबसे नीचे आते हैं वो कौन से हो गए, निम्न बुद्धि के बच्चे हो गए, और जो बीच में आते हैं वो मध्यम बुद्धि के बच्चे हो गए, और जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो क्या हो गए, आपके उच्च बुद्धि के बच्चे हो गए। तो देखिए बच्चों के वर्गीकरण में भी आपको अपना आंकड़ा इकट्ठा करना पड़ा, और जैसे ही आप आंकड़ा इकट्ठा करते हैं इसका क्या मतलब होता है कि आप स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं। तो ये चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षण विधियों के मूल्यांकन में। देखिए शिक्षण विधि क्या होती है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। जब हम क्लास में बैठते हैं और बच्चों को शिक्षक शिक्षा देते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम उनका एग्जाम लेते हैं तो बच्चे कुछ करते ही नहीं है। तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं, या तो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, या बच्चा पढ़ने में जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या फिर उसका जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही बोझिल है, या उसे बड़े नॉन इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो इसकी वजह से बच्चा परफॉर्म अच्छा नहीं करता है। तो इस आंकड़े के जब हमारे को इकट्ठा होते हैं एग्जाम लेने के बाद कि बच्चे को तो फेल ही होता जा रहा है, जबकि डेली टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चा भी पढ़ रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमें बच्चों से ओरल टेस्ट लेना है, हमें बच्चे से रिटन टेस्ट लेना है, या फिर बच्चे को हमें थ्योरेटिकल नॉलेज देनी है, या बच्चे को हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है। जैसे कि अगर आप ऑडियो विजुअल से पढ़ाते हैं, मैं जैसे आपको विजुअल से पढ़ा रही हूँ, तो जैसे आप किसी चीज को देखते हैं तो आपके दिमाग में जल्दी बैठता है, तो विजुअल के साथ साथ मैं आपको बोल भी रही हूँ, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑडियो विजुअल शिक्षण प्रणाली। तो आपको ये जो है बच्चों की परफॉर्मेंस देख के ये पता चलता है कि हमें कौन सी शिक्षण प्रणाली को जो है यूज करना है। तो इसमें भी आप बच्चों के आंकड़े इकट्ठे करेंगे कि बच्चे फेल हो रहे हैं या बच्चे पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी जहां पर भी आपने आंकड़ों को यूज किया तो इसका मतलब आप स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं। तो छात्रों का वर्गीकरण आराम से बता देंगे। अब है आपका परीक्षा के पदों का विश्लेषण करने में। देखिए परीक्षा के पद में क्या होता है, जब आप परीक्षा के लिए अपने वो बनाते हैं क्वेश्चन पेपर, तो कुछ तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालते हो, कुछ वेरी शॉर्ट डालते हो, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन डालते हो, और हर एक के नंबर भी अलग अलग होते हैं। ये आप इसलिए करते हो कि लॉन्ग जब क्वेश्चन लिखता है तो आप देखते हो कि बच्चों की मेमोरी कितनी है, वो उन्होंने कितना रिटेन किया है। जब आप ऑब्जेक्टिव डालते हो तो आप ये देखते हो कि बच्चों की कंसेप्ट की नॉलेज कितना है, कि उसने कितना समझा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी निकल कर आ सकता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, परीक्षा के मदों का विश्लेषण करते हो कि इस तरीके से हम बच्चों का अच्छी तरह से एग्जाम ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे। अब नेक्स्ट है आपकी परीक्षा की वैधता और विश्वसनीयता का पता लगाने में। देखिए अब आपने बच्चों की जो परीक्षा भी ले ली, अब आपको ये देखना है कि हो सकता है किसी टीचर ने खुश होके कि जिससे बच्चे मेरे बारे में बहुत अच्छी फीडबैक देंगे, तो उसने सब बच्चों को बहुत अच्छे नंबर से पास कर दिया। या आपने देखा होगा बच्चे भी जो है टीचर्स की बटरिंग करते हैं जिससे वो हमारे को लिबरल चेकिंग करेंगे, और बहुत से टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बिल्कुल जैसे होता है वैसे ही बच्चों को नंबर देते हैं। तो जब आप परीक्षा लेते हैं तो एक विषय में तो बच्चों के बहुत कम नंबर आते हैं और एक विषय में बच्चों के बहुत अच्छे आते हैं। तो अब आपको ये देखना होता है कि ये जो परीक्षा ली गई है इनकी विश्वसनीयता कितनी है। एक ही बच्चा एक सब्जेक्ट में तो बहुत कम नंबर लेके आ रहा है और दूसरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा लेके आ रहा है, तो आपके पास आंकड़े एकत्रित हो गए कि गणित में तो बच्चों के जो है बहुत अच्छे नंबर आए हैं, जबकि गणित हार्ड सब्जेक्ट है, और जो दूसरा सोशियोलॉजी या आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसमें आसान होते हुए भी बहुत मतलब बच्चों के जो है कम नंबर आए हैं। तो इससे पता चलता है कि विश्वसनीयता क्या है, बच्चा तो वही है जो गणित में दिमाग लगा रहा है वो ज्योग्राफी में भी लगा सकता है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में वो किस लेवल के हैं, वो कैसी परीक्षा ले रहे हैं और वो बच्चे को तैयारी कैसे करा रहे हैं। तो इस तरह से हम आपस में तुलनात्मक अध्ययन करके दो सब्जेक्ट का बच्चों की परीक्षा की वैधता और विश्वसनीयता के बारे में पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है छात्रों के परीक्षा प्राप्तांकों की व्याख्या करने में। देखिए परीक्षा प्राप्तांक क्या होते हैं, जैसे मैं पूछती हूँ कि भाई आप लोग के एग्जाम क्या हुए और आपके उसमें मार्क्स कैसे आए, तो आप कहते हैं मैम मेरे 60% हुए, कोई बच्चा कहता है मैम मेरे तो 72% आए, कोई कहता है कि मेरे 80% आए। अब हम 80% वाले बच्चों कहते हैं अरे वाह भाई तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, 80% मार्क्स आए। लेकिन खाली 80% का सुन के ही हम जो है उनकी व्याख्या नहीं करते हैं।
इसमें हमें तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। अगर हमारे कॉलेज में किसी बच्चे के 80% आए हैं और हमने अपने शहर के 5 कॉलेजेस के और रिजल्ट देखे, तो उसमें पता चला हर बच्चे के जो है आपके 92% हर एक के आए हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे बच्चे 80% देख के तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन इसका मतलब और सब कॉलेजों में तो बच्चों के 90% आए हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ हमारा बच्चा जो है उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जिस लेवल पे और बच्चे। या ये भी हो सकता है हमारे कॉलेज में 80% आए हैं और उसी सब्जेक्ट में जो है और कॉलेजों के हर बच्चों के जो है 50% नंबर आए हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे कॉलेज का जो बच्चों का लेवल है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एवरेज देखा जाए तो हर कॉलेज में सबके जो है 50% आए हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में कितने हैं 80%। तो इसका मतलब हमारे कॉलेज के बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो सिर्फ 80% देख के जो है हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे बच्चे होशियार हैं या हमारे बच्चे बुद्धू हैं। जब हम और कॉलेज से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तभी हमें ये पता चलता है। अब नेक्स्ट है छात्रों के 2 समूह के प्राप्तांकों की तुलना करने में उपयोग। तो देखिए ये तो मैंने बताया छात्रों के परीक्षा प्राप्तांकों की व्याख्या कैसे करेंगे जब हम और कॉलेजेस से कंपेयर करते हैं। अब आपको पता है कि 2 सेक्शन है अगर आपके, उसमें एक ए है और एक बी है। तो आप दोनों के जो है आंकड़े एकत्रित करेंगे कि 50-50 बच्चे हैं, उन 50 बच्चों के कितने नंबर आए हैं और दूसरे सेक्शन के 50 बच्चों के कितने नंबर आए हैं। फिर आप देखते हैं कि भैया इस सेक्शन में तो 80% आ रहे हैं और इसमें सिर्फ 60% आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो बी सेक्शन है उसमें और मेहनत की जरूरत है, या उस सेक्शन के बच्चे की जो बुद्धि है वो थोड़ी सी बुद्धि लब्धि जो है थोड़ी सी कम है। तो जब हम आपस में तुलनात्मक वो करते हैं, उनके स्तर को जांचते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में जो है छात्रों के जो है प्राप्तांक असली में उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं। और तुलना नहीं करेंगे तो हमें तो 60% भी बहुत अच्छा लगेगा, हमें तो 80% भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तुलना करने से पता चल जाता है कि एक ही सेक्शन में बच्चों के 80% आ रहे हैं और एक ही में 60, तो जो 60% वाले सेक्शन है उसे हमें ज्यादा मेहनत करवाने की जरूरत है। फिर आपका आता है निष्कर्ष से प्राप्त निष्कर्षों को समष्टि पे लागू करने की उपयोग। देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ समष्टि किसे कहते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ निर्देश, तो तभी आपको ये पॉइंट जो है समझ में आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारी आर्मी है, आर्मी ने जो है बंदूकें खरीदी और उसमें उन्होंने बुलेट खरीदी कहीं से। अब उन्हें ये देखना है ये जो गोलियां आई हैं बंदूक में चलाने वाली ये ठीक है या नहीं है। अब ये आप कैसा पता लगाओगे, जब आप बंदूक को चलाओगे तभी तो पता चलेगी। अगर बंदूक ने किसी को मार दिया तो गोली ठीक है, अगर नहीं मारा तो इसका मतलब खराब है। अगर लेकिन आप सारी बंदूकों की गोलियां चला के देखोगे तो वो गोलियां तो वेस्ट चली जाएंगी, सारी की सारी चली जाएंगी ना। तो अगर आपके पास जो है समझो 100 गोली चेक करने के लिए आए हैं, अगर 100 की 100 गोली आप चला के देखोगे तो वो तो सारी वेस्ट हो गई। अब आप आगे उसे कैसे यूज करोगे, ये प्रॉब्लम है। तो ये जो 100 गोलियां हैं जिन्हें हमें टोटल चेक करना है उसे तो क्या कहते हैं इंग्लिश में पॉपुलेशन, और इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं समष्टि। अब समष्टि का मतलब पता चल गया, जिस समूह को पूरे समूह को हम चेक कर रहे हैं उसे बोलते हैं समष्टि। तो अब हमारी सारी गोलियां वेस्ट ना चली जाए इसलिए हम क्या करते हैं एक सैंपल निकाल लेते हैं 5 गोलियों का, ठीक है। 100 में से कोई से भी हम 5 चुन लेते हैं, उन्हें चला के देख लेते हैं। तो अब हमने 100 में से जो 5 गोली निकाली वो क्या कहलाएंगी सैंपल, ठीक है, कि हमने सैंपल निकाल लिया 5 गोली का। तो वो सैंपल को क्या बोलते हैं हिंदी में निर्देश, ठीक है। 100 गोलियों को क्या बोलेंगे समष्टि, और पूरी 100 गोलियां चेक ना करके हमने उसमें से 5 गोलियों का सैंपल निकाल लिया तो उस सैंपल को क्या बोलेंगे निर्देश। अगर वो पांचों की पांचों गोली हमने चला के देखी तो हम उस सैंपल के बेसिस पे ये मान लेते कि हमारी 100 की 100 गोलियां भी बिल्कुल ठीक होंगी। अगर वो 5 गोलियां नहीं किसी को जो है मारती हैं तो इससे पता चल जाता है कि हमारी बाकी की 100 गोलियां भी जो है बेकार है। तो इससे क्या पता चलता है सैंपल के बेसिस पे आप पूरे समूह के बारे में डिसीजन दे सकते हो। तो यही होता है कि निर्देश से जो आपका निष्कर्ष निकला है उसके बेसिस पे आप समष्टि के बारे में भी जो है पूरा अपना डिसीजन दे सकते हो। तो ये था आपका कि स्टैटिस्टिक्स का जो है शिक्षा में क्या उपयोग होता है। देखिए मैंने आपको इसमें सारे एग्जाम्पल देके बताए हैं, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। जब शिक्षा में है
तो इसका मतलब राज्य शिक्षा कैसे करता है, स्कूलों में प्रशासन कैसे शिक्षा करता है, बच्चों का वर्गीकरण कैसे होगा, उनकी शिक्षण विधियों को हम कैसे देखेंगे, हम उनकी परीक्षा मदों को कैसे देखेंगे, परीक्षा की विश्वसनीयता को कैसे देखेंगे, और हम निर्दिष्ट को समष्टि पे कैसे लगाएंगे। तो यही शिक्षा की रिलेटेड चीजें होती हैं। तो इन पे ही हम देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज होता है। और मैंने हर पॉइंट में आपको एग्जाम्पल दिया है, तो आप एग्जाम्पल को जरूर लिखिएगा। उससे टीचर जब कॉपी चेक करते हैं तो उन्हें लगता है वो इस बच्चे को तो एग्जाम्पल से लिखा है, तो इसका मतलब इस बच्चे को बहुत अच्छी नॉलेज है, तो ऐसे बच्चों को जो है मार्क्स पूरे मिलते हैं। तो अब आपको जो है स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग और उसकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखो, मैंने आपके बेनिफिट के लिए लेक्चर दिया है, तो आपकी भी ड्यूटी है कि और भी कोई जो बीएड सेकेंड ईयर का बच्चा हो या कोई डीएलएड का बच्चा हो, तो आप उसको ये जो है शेयर जरूर करिएगा और आप लाइक भी करिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी जो है ये ऑनलाइन लेक्चर चाहिए, तो जब आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी जो है इसका डालिएगा जरूर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।